हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा आरएस इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जो इंटरव्यू 22 मार्च 2021 को हुआ था। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 10th क्लास कहाँ से करी। ऑलमोस्ट ये सभी से पूछा जा सकता है कि 10th क्लास कहाँ से पास करी, 10th क्लास में कितने मार्क्स थे। ओके, 12th क्लास जो है वो कहाँ से करी, ये बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा, ग्रेजुएशन कहाँ से करी। मतलब ये तीनों प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। 10th क्लास कहाँ से करी, 12th क्लास कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी। तो आपने जहाँ भी जिस फील्ड से भी करी है आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा और जो आपका आंसर है वो दे दीजिएगा। उसके बारे में अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट रहा, फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पास सब्जेक्ट क्या रहा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, तो उनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है जो आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सी जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो पूछा जाएगा कि जॉब कौन सी कर रहे हैं, तो आप ऑनेस्टली उसका आंसर दे देंगे कि हाँ मैं इस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे कि सबका पर्सनल आंसर हो सकता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन ये आता है, बीए में इतिहास ऑनर्स विषय है, एमए राजनीति विज्ञान से क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा। अभी बोले बीए में जो है वो इतिहास जो है वो ऑनर्स विषय लिया गया है, तो किसी बंदे से पूछा गया है कि एमए जो है वो राजनीति विज्ञान से क्यों नहीं किया। ये तो वही सब उसका खुद की पर्सनल चॉइस है, तो उसका आंसर भी इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आता है, आपके आइडियल कौन है, आप किससे प्रभावित हुई हैं इस सेवा में आने के लिए नई शिक्षा नीति। ठीक है, अब ये हुआ है कि ये दो क्वेश्चन मिक्स हो चुके हैं। इस सेवा में आने के लिए आप किससे प्रभावित हुई है, तो ये आइडियल वाला प्रश्न भी हर से पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी का आइडियल जो है एपीजे अब्दुल कलाम सर हो, या फिर कोई और अन्य पर्सनैलिटी हो, सबकी जो है चॉइस अलग अलग हो सकती है। और आप जो है उनकी किस क्वालिटी से प्रभावित है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको याद कर लेना है। उसके अलावा आप जो है जो आरएस जो सेवा है उसमें आने के लिए किस व्यक्तित्व से या किस आइडियल से प्रभावित हुई हो, तो ये भी आपको देख के जाना है। उसके अलावा नई शिक्षा नीति जो है ये इस पर भी हर इंटरव्यू बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है नई शिक्षा नीति पर, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, नई शिक्षा नीति क्या है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार 2009, ये तो सबको पता ही है, फिर भी आप इसको अच्छे से देख जाना। आरटीई जो 2009 में लाया गया था और अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसमें क्या प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी 21A जो है उसमें भी जो है इसको शामिल किया गया है, जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21A जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये इस तरह से शिक्षा का अधिकार आप देख लीजिएगा और डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या जो है इसकी खामियां हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन आता है हमारा, क्या नया कृषि कानून आने से मंडियाँ समाप्त हो जाएगी। तो इसमें बात करते हैं, तो अब इसमें क्या है, किसानों ने जो है अभी आंदोलन भी किया था। तो किसान क्या है, ये कृषि जो नया कानून है उसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का कारण ये है, उनको लगता है कि उनकी जो क्रॉप है उनका एमएसपी उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेगी, पूरे जो किसानों की जो फसल है उस पर जो है उनका अधिकार हो जाएगा। मतलब जो मार्केट है पूरा उन पर जो है कॉर्पोरेट कंपनीज का जो जाएगा अधिकार हो जाएगा। तो एक डर तो ये है। उसके अलावा जो एपीएमसी जो मंडियां हैं जिनके थ्रू अभी किसान जो है वो खरीद फरोख्त बिक्री करते हैं, तो वो जो है मंडियां भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये किसानों में डर है, बट ऐसा नहीं है। तो ये जो आंसर है, इसका आंसर ये होगा कि जो कृषि कानून जो है उसमें क्या होगा कि जो एपीएससी मंडियाँ जो है, ठीक है, अगर किसान जो है उनको लगता है कि उनकी क्रॉप जो है उसका अच्छा मूल्य जो है वो एपीएमसी से बाहर मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, अपने उपज जो है उसको ऊंचे दाम पर भी बेच पाएंगे। और साथ ही क्या होगा, अगर उनको लगता है कि एपीएमसी ज़्यादा पैसे दे रही तो उनको बेच सकते हैं। तो दोनों तरीके उनके पास रहेंगे कि एपीएमसी अगर बेच रही है, ठीक है, एपीएमसी क्या है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। ओके, तो इसके थ्रू जो है बेच सकते हैं। या फिर खुला बाजार जो है, खुला बाजार क्या हो गया, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी आ गई और उसमें क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसको, उत्पाद को, जो उनकी उपज है उनको आसानी से सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों को सशक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। अब राजस्थान सरकार ने जो है, जो हमारी मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, उनको सशक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं।
एक तो सबसे पहला बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम जो है उसमें संशोधन किया है। अब क्या संशोधन किया है वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा किसान कलेवा स्कीम जो है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 में चलाई गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन वितरण योजना 2019, ये भी कृषि मंडियों को सशक्त करने के लिए चलाई गई। एकीकृत किसान सेवा पोर्टल, इसके अलावा राज्य सहकार पोर्टल ये भी बनाया गया। इसके अलावा किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए क्या किया गया है, पोर्टल पर जो है बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है। तो इस तरह से आप और भी कोई स्कीम से तो ऐड ऑन कर लेना कि कृषि कानून को, ये जो राजस्थान सरकार जो है मंडियों को सशक्त करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। मुझे जो याद थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट आता है राजनीति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संबंधित है। अब राजनीति और अर्थव्यवस्था जो है वो कई जो लेखक है वो ये मानते हैं कि दोनों क्या है, अलग अलग है, और कई मानते हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें एडम स्मिथ कौटिल्य जो है, जो विचारक है, वो ये मानते हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों क्या है, एक दूसरे के ही विषय हैं। कैसे कि वर्तमान में क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, राज्य को कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं और कार्य करने ही होंगे भविष्य में भी। तो लोकहित जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लोकहित के लिए क्या होता है, आर्थिक नीतियाँ जरूरी हो जाती है। सभी को अवसर की समानता देना, सभी को जो है समान समझना, आर्थिक अवसर प्रदान करना और आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो आर्थिक समानता को लाने के लिए क्या बन जाता है, राजनीति और अर्थव्यवस्था जो है वो दोनों एक दूसरे की पूरक बन जाती है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन की प्रस्तावना बोलकर बताइए। तो प्रस्तावना तो आप प्रस्तावना को तो आप रट लीजिएगा। हम भारत के लोग, जो पूरी प्रस्तावना है हमारी, उसको आप एज इट रट जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा जाता है। हाल ही में सबसे पुराने राजवंश की कोई चर्चित घटना, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि हाल ही में सबसे पुराने राजवंश की कौन सी घटना घटित हुई है, तो आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 जो है, भारतीय संविधान किन किन देशों से उधार लिया गया है। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, जर्मनी से जैसे आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूलाधिकार लिए हैं। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि किस किस देशों से क्या क्या लिया गया है। फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो जिसके पास पॉलिटिकल साइंस रहा होगा, या फिर जिन विशेषज्ञ ने या फिर जिन बोर्ड मेंबर कोई सदस्य उनके पॉलिटी विज्ञान में इंटरेस्ट रहा होगा, उन्होंने पूछा होगा फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है। इसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजनाएं बताइए, उसमें कितनी दवाइयाँ मिलती हैं। अब एक राजस्थान की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रोल मॉडल है पूरी इंडिया के लिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कि क्या निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड करवाती है। इसमें लगभग जो है 709 टाइप की, आई थिंक मुझे जो ध्यान है 709 टाइप की जो है आवश्यक दवाइयाँ जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ से आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप जहाँ से आ रहे हैं वहीं से बता दीजिएगा कि कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CAA क्या है, ये चर्चा में क्यों है। CAA क्या है, इसके बारे में मैं जो मेरा पिछला वीडियो है RAS जो इंटरव्यू क्वेश्चन वाला, उसमें भी डिस्कस किया है। CAA एक होता है हमारा NRC, CAA है हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और जबकि NRC जो हमारा हो गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो ये दोनों ही जो है वो क्या है, जो CAA है वो क्या करेगा, जो बांग्लादेश और जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो अवैध प्रवासी जो है उनकी पहचान करेगा, और उन जो भारत के जो वैध नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करेगा। ये CAA हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र के बालक एवं ग्रामीण क्षेत्र के बालक की शिक्षा में मुख्य अंतर क्या होता है। अब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बालक की शिक्षा में काफ़ी अंतर होता है। तो उसमें एक शहरी क्षेत्र के बालक को जो है बहुत सारी जो है साधन सुविधाएं मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को क्या है, कम साधन सुविधाएं मिलती है। जबकि आज की बात करें हम, अगर जो हमारी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो उसमें तो काफ़ी चेंज हो चुका है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट और उसकी ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, वहीं गाँवों में जो है अभी ऑनलाइन जो इंटरनेट की व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उनको ऑनलाइन स्टडीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि नेट की स्पीड ही स्लो आती है, तो कहाँ से वो पढ़ पाएंगे। तो एक बड़ा अंतर तो अभी आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो साधन सुविधाएं हैं वो भी बहुत कम है, उन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। स्कूल में जो है टेबल वगैरह वो ही नहीं होती है। कई स्कूलों में तो इतना बुरा हाल है कि उनको ज़मीन पर बैठकर पढ़ना होता है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे डिफरेंस है, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में क्या प्रयास किए गए, उदाहरण देकर समझाइए।
अब राजस्थान सरकार ने जो इसमें जैसे राजस्थान सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम करती है। जैसे कि हम बात करें रिको जो है बहुत सारी स्कीम चलाती है। इसके अलावा जो हमारा राजस्थान वित्त जो कॉरपोरेशन है वो भी बहुत सारी स्कीम चलाता है, फंड भी देता है, इसके अलावा ऋण भी देता है। इसके अलावा राजस्थान में जापानी जोन, घिलोट जोन और भिवाड़ी उद्योग, सीतापुरा जो है एरिया, इनको इंडस्ट्रियल जोन जो है विकसित किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी विकसित किए गए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो कि 37% जो है वो राजस्थान से गुजरेगा इसमें। ओके, उसके अलावा ये हो गया हमारा जो रिप्स की जो नीति है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्कीम जो है, उसमें जो है निवेशों की जो प्रक्रिया है वो भी क्या सरलीकृत की गई है, विभिन्न प्रकार के क्लस्टर बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो है राजस्थान सरकार जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। दक्षिणी कोरियाई जोन बना रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दुनिया के वे देश बताओ जहाँ अभी भी क्या है, राजवंश है। अब दुनिया के ये देश बताओ, इसको आप गूगल कर लीजिएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अभी कहाँ कहाँ राजवंश है। अगर आपको पता लगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कौन से राजवंश है अभी। फिर नेक्स्ट हमारा सोलर एनर्जी किसानों की किस प्रकार मदद कर रही है। सोलर एनर्जी जो है वो किसानों की किस प्रकार से मदद कर रही है। अब सोलर एनर्जी जो है किसानों की हर तरह से मदद कर रही है। इससे क्या हो रहा है, किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, बिजली की खपत जो है वो भी कम होती है। उसके जो सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं और जो जितने भी खेतों में जो है सोलर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों को जो है सोलर एनर्जी में सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रदान करती है, तो बहुत ही कम कॉस्ट में जो होता है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी बच जाता है। उसके अलावा हॉबी से संबंधित प्रश्न, अब आपकी क्या हॉबी है उससे रिलेटेड जो है आपको प्रश्न जो है बना लेने हैं। इसके अलावा मैं जो है ना 5-10 हॉबीज़ जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है जो अपकमिंग वीडियो आएंगे उनमें डालूंगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। किस किस कवि की कविताएं पढ़ी है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन, वो आई थिंक उस बंदे से पूछे गए हैं कि जिसकी हॉबी जो है वो पोइट्री रही होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है किस किस कवि की कविताएं पढ़ी है, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। मधुशाला किसने लिखी है। ठीक है, मधुशाला के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। हिंदी एक्चुअली मेरी हॉबी, मतलब पोइट्री मेरी बिल्कुल भी वो नहीं है, हॉबी नहीं है, बट फिर भी मधुशाला के बारे में थोड़ा पता है क्योंकि ये महान जो कवि है, हमारे प्रसिद्ध कवि जो है भारत के, जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो है ये लिखी गई थी मधुशाला। इसमें क्या है, लगभग 135 जो है रुबाइयाँ हैं। ठीक है, रुबाइयाँ किसको बोलते हैं, 4 पंक्ति वाली जो कविताएँ होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रुबाइयाँ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सूफीवाद का, मतलब हिंदू जो है वो तो है ही, साथ में इसमें जो सूफीवाद जो है उसका भी हमें दर्शन देखने को मिलता है मधुशाला में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है साहित्य में नोबेल किसे मिला, तो ये भी आप गूगल कर लीजिएगा कि साहित्य में नोबेल किसे मिला है हाल ही में। किसी कवि की रचना सुनाइए, ये सब पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अपनी कोई कविता सुनाइए। अब पोइट्री का शौक है तो खुद की पोइट्री भी तो लिखेगा, तो अपनी कोई कविता भी आप लिख कर या फिर सुनकर जो भी है याद कर जाइएगा। अपनी कविता का अर्थ बताइए, यानी उसने कोई कविता सुनाई फिर उसके बाद उसका अर्थ भी पूछ लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 30 डायरेक्ट। अपने विभाग की मंत्री का नाम बताइए। अगर मान लो कोई जॉब प्रोफाइल में है, ठीक है, तो उससे पूछा गया है कि आपके विभाग के जो मंत्री है उसका नाम क्या है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो उस विभाग के मंत्री का नाम जरूर याद करके जाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये स्कीम पुरानी हो चुकी है लेकिन ये भी हर इंटरव्यू बोर्ड द्वारा पूछी जा रही है। राजस्थान का लिंगानुपात, ये भी पूछा जा रहा है हर बोर्ड से, तो आप ये याद कर लीजिएगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन जो है रिपीट करे हैं। भूमि विवाद को कैसे सुलझाओगे, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि भूमि विवाद जो हो गए तो उनको कैसे सुलझाया जाएगा। अब ये जो है हो सकता है कोई राजस्व अधिकारी हो उससे पूछा गया हो या फिर एक आम इंसान से पूछा हुआ, तो दोनों का आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये आप जो है वो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उग्र भीड़ को कैसे शांत करोगे। अब उग्र भीड़ जो है उसको शांत कैसे करोगे, तो उग्र भीड़ हो गई है तो उसको शांत करने के लिए आप दमनात्मक प्रोसेस अपनाओगे या फिर कोई शांतिकारी प्रक्रिया अपनाओगे। इसका आंसर आप बैलेंस्ड रूप में दे देना। नेक्स्ट है हमारा आप RAS क्यों बनना चाहते हो, IAS क्यों नहीं। अब इसका आंसर ये 4-5 जो लास्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो उसमें सभी के आंसर जो है मैंने डिस्कस करे हैं। अब RAS क्यों बनना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा IAS नहीं बनना नहीं चाहता है, IAS भी बनना चाहता है, तो उसका आंसर ये हो सकता है कि सर मैंने IAS के लिए प्रयास करा था, जो भी उसका जेन्युइन आंसर है, लेकिन मेरा हुआ नहीं है तो मैं RAS की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकता है। इसके अलावा बोलता है कि सर हाँ भविष्य में अगर कभी मुझे IAS में जो है पदोन्नति मिलती है तो मैं ज़रूर IAS ज्वाइन करना चाहूँगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आंसर इसका दे सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम चांद बावड़ी। चांद बावड़ी की विशेषता, चांद बावड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांद बावड़ी जो है राजस्थान में आई थिंक 2 जगह है। जो आभानेरी डोसा वाली है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है चांद बावड़ी जो आभानेरी डोसा में है। ये जो है वो 9वीं शताब्दी में आई थिंक मिहिर भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी के अंदर जो है फेमस जो हर्षद माता का मंदिर है, ठीक है, हर्षद माता का मंदिर जो है वो भी इसी में बनाया हुआ है, जो 4 भुजा शैली में बना हुआ है, ठीक है, हर्षद माता का मंदिर। इसके अलावा चांदनी रात में क्या होता है, एकदम दूधिया रंग का ये जो है चांद बावड़ी जो है दिखती है, तो इसके कारण इसको अंधेरे उजाले की बावड़ी भी इसको बोलते हैं, चांद बावड़ी को, ठीक है। और इसमें क्या है, एक भूल भुलैया सी है, यानी 250 एक समान सीढ़ियाँ होती है तो भूल भुलैया सी लगती है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है जो बॉलीवुड की मूवी थी भूल भुलैया, उसकी शूटिंग भी जो है वो आभानेरी जो चांद बावड़ी है वहीं पर हुई थी। इसके अलावा एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण किसने कराया था, रावचूड़ा की रानी थी चांद कंवर ने, ठीक है, जो रानी सागर और पंत सागर तालाब के नीचे के लगभग स्थित है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आभानेरी डोसा वाली जो है चांद बावड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल स्वावलंबन अभियान क्या है। जल स्वावलंबन अभियान जो है वो उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि वर्षा की जो पानी की एक एक बूंद जो है उसको सहेज कर हम क्या करें, राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाएं। यानी जल संरक्षण और पौधारोपण के कार्य जो है वो जल स्वावलंबन अभियान में किए जाते हैं। इसमें जैसे मोबाइल ऐप से, जियो टैगिंग से इनसे मॉनिटरिंग भी की जाती है। जो तालाब है, कुंड है, बावड़ी है, टाँके हैं, जो हमारे पारंपरिक जो जल संरक्षण की पद्धतियां हैं उनकी मरम्मत करना है, ताकि क्या हो, वर्षा की पानी को सहेज किया जा सके और गाँव जो है उनको हम आत्मनिर्भर बना सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंडित दीनदयाल के बारे में बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो अभी राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों में ही जो है इनके नाम से काफ़ी सारी स्कीम चल रही है, तो इनके बारे में पूछा काफ़ी जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। अब पंडित दीनदयाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म जो है 25 सितंबर में हुआ था, उनको हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के दिवस पर क्या मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस, यानी कि जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम क्या मनाते हैं, अंत्योदय दिवस मनाते हैं। साथ ही क्या थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्या थे, चिंतक भी थे, और उन्होंने क्या संगठक करता थे, यानी आरएसएस के क्या थे, ये संगठन करता थे। हिंदुत्ववादी विचारक थे, ठीक है, और ये राजनीतिज्ञ भी थे और एक कवि भी थे, ठीक है। इन्होंने एकात्म मानवतावाद का जो है वो दर्शन दिया था। एकात्म मानवतावाद को ये काफ़ी मानते थे। इनका मानना था कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि क्या है, एक राष्ट्रीय संस्कृति है, ठीक है। भारत की एक जो संस्कृति है वो है हमारा हिंदू धर्म, ये उन्होंने बताया था। अब इनके नाम से जो है बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो आप कुछ स्कीम जो है वो पढ़ जाइएगा। कुछ स्कीम जो मुझे याद है मैं उसका बता देती हूँ, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, दीनदयाल समर्थ योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर जो कि राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान, उसके अलावा है दीनदयाल स्वनियोजन योजना। आई थिंक ये स्कीम सारी जो है वो इनके नाम से चलाई जा रही है। इसके अलावा और भी स्कीम्स होगी, वो मुझे याद नहीं है, मुझे इतनी ही याद है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी और स्कीम्स जो है वो इनके नाम से चलाई जा रही है। इसके अलावा आप जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनके नाम से भी जो स्कीम चलाई जा रही है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के बारे में जो है वो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी 2 कमजोरियाँ। अब कमजोरियाँ, आपकी 2 कमजोरियाँ हो चाहे आपकी 2 जो स्ट्रेंथ है वो आप जो है रट जाइएगा। लगभग अपनी 5 कमजोरियाँ और 5 जो अच्छाइयाँ जो है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जा सकता है, हर बंदे से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, महिलाएं आधुनिक युग में कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही है। अब महिलाएं जो है आधुनिक युग में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, क्योंकि महिलाओं को तो हमेशा से ही जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर परिवार से लेकर जॉब तक उसको सहाना, अगर महिला जो है वर्किंग वूमन है तो उसको तो और भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उनको वर्किंग वूमन का तो टैग होता ही है, इसके अलावा घर के जो काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं, पूरी लाइफ को मेंटेन होता है। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी के जो है उसका पालन पोषण भी जो है वो जिम्मेदारी महिलाओं की मान जाती है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ हेक्टिक हो जाती है। इसके अलावा अगर वर्तमान में कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 ने तो और भी महिलाओं की स्थिति जो है वो और भी भयावह बना दी है, क्योंकि महिलाओं पे क्या है, एक तो वर्क फ्रॉम होम का प्रेशर है, उसके अलावा जो घर के कामकाज है उनका प्रेशर है, तो वो क्या है काफ़ी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रही है। उसके अलावा उनके ऊपर हर जिम्मेदारी जो है महिलाओं के ऊपर आती जा रही है, और महिला सशक्तिकरण पर भी क्या हुआ है, इसका इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 का।
आप और भी देख सकते हैं कि आधुनिक युग में कौन कौन सी समस्याएं महिलाओं को आ रही है। किस मुस्लिम शासक ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम शासक था आक्रमण करने वाला, वो सबको पता ही होगा, मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये भी हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी थोड़ा पढ़ जाइएगा। 4 बौद्ध संगतियाँ, इसके बारे में पढ़ जाइएगा कि 4 बौद्ध संगतियाँ जो है वो कहाँ हुई, किसके काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम कनिष्क शासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब कनिष्क जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शासक था। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, आसपास के जो पंजाब थे, उसके अलावा जो सिंध था, उन सबको मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। और कुषाण वंश जो है उसका उत्थान किया था, इसीलिए इसको वास्तविक क्या है, संस्थापक माना जाता है कनिष्क को। अब कनिष्क जो है इसके काल में 4 जो बौद्ध संगति हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में, ओके। और इसके अलावा जो है इन्होंने पाटलिपुत्र जो है राजधानी की स्थापना भी करी थी। बौद्ध स्तूप जो है, विहार, बहुत सारे जो है वो कनिष्क ने बनाए थे। इसके अलावा गांधार कला जो है उसका विकास भी कनिष्क के काल में हुआ था। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई, वात्सायन के द्वारा जो है कामसूत्र लिखी गई। इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रंथ जो हैं, बहुत सारे ग्रंथ जो है वो इनके काल में लिखे गए, कनिष्क के काल में लिखे गए थे। तो कनिष्क को भी आप थोड़ा सा देख जाइएगा। इतिहास में कनिष्क जो है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इतिहास में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र पर किताब किसने लिखी? आई थिंक इसका आंसर कौटिल्य होना चाहिए कि कौटिल्य ने जो है सबसे पहले जो है वो क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र पर किताब लिखी थी। उसके बाद में हम बात करें तटस्थता वक्र क्या है। ये तटस्थता वक्र जो है ये आई थिंक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, मुझे नहीं आता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उपभोक्ता अधिशेष क्या है, ये भी मुझे नहीं पता है। पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत क्या है, ये मुझे पता है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है उसके लिए बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आए हैं। जैसे फर्स्ट की बात करें हम, कांट की जो गैसीय विचारधारा आई थी वो आई, लेप्लास की जो नोबुला विचारधारा हो गई। इसके अलावा जेम्स जीन की ज्वारीय विचारधारा, उसमें एक तारक द्वितारक ऐसा कुछ है दोनों में, ठीक है। जेम्स जीन की ज्वारीय विचारधारा जो है वो द्वितारक, आई थिंक द्वितारक है। इसके अलावा जो लेटेस्ट थ्योरी जो है वो आई है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या है, पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत हो गया। तो आप बिग बैंग थ्योरी को जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ जाइएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, कौन से वैज्ञानिकों ने दी है, इसमें क्या होता है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डायरी राइटिंग के क्या लाभ है। इतिहास में सर्वप्रथम डायरी किसने लिखी? अब जिसकी हॉबी जो है वो डायरी रही होगी ना, डायरी राइटिंग, तो आई थिंक उससे ये प्रश्न पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि इतिहास में सर्वप्रथम डायरी किसने लिखी, तो आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करें अजमेर क्यों प्रसिद्ध है। अब अजमेर में क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि अजमेर क्यों प्रसिद्ध है। उसके अलावा अजमेर में जो क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है तो वो बता दीजिएगा आप। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, ठीक है, तो चिश्ती समुदाय के संस्थापक थे, तो ये भी देख लीजिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, इनके बारे में पढ़ जाइएगा। इन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ जो है उसकी स्थापना करी थी, सब पढ़ लीजिएगा आप। महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण जो है आप इसके बारे में पढ़ जाइए। इसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड या फिर इंडिया से रिलेटेड आप कम से कम 20 से 30 स्कीम्स जो है वो एज इट बैक टू बैक रट जाइएगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बारे में महिलाओं से संबंधित प्रश्न जो है वो इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, हर से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको बैक टू बैक स्कीम्स जो है वो रट लेनी है। गंगानगर में विंड एनर्जी क्यों सफल नहीं है। अब गंगानगर में ये बात तो सही है कि हवाएं तो है, और ये भी बताया कि धूल भरी हवाएं जो आंधी वगैरह है वो गंगानगर में काफ़ी हाई स्पीड से चलती है। अब इसका आंसर जो है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, विंड एनर्जी सफल क्यों नहीं है। वहाँ पर बायोमास का जो है वो बायोगैस का जो संयंत्र है वो तो लगा हुआ है पदमपुरा में, लेकिन मैंने भी कभी देखा नहीं कि विंड एनर्जी का कोई जो संयंत्र है गंगानगर में लगा है। तो इसका आंसर अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसानों की आय दुगनी कैसे कर सकते हैं, सुझाव बताइए। अब किसानों की आय दुगनी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, तो सारी स्कीम जो आप रख लीजिएगा, साथ में सुझाव भी दे दीजिएगा कि गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में अंतर। ये भी पढ़ लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में से कौन वाद्य योग्य है, कौन सा वाद्य योग्य नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों नहीं चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें हैं, उनका मूल्य अधिक क्यों है। अब सबसे पहले पूछा गया किसी बंदे से इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं चल रहे हैं, तो किसी ने आंसर दिया होगा कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, तो बोलते हैं उनका मूल्य अधिक होगा, प्लस में कुछ समस्याएं भी है, ठीक है, उनकी कीमत ज़्यादा है, तो इस चक्कर से नहीं खरीद रहे होंगे, तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। क्या राजस्थान ऊर्जा की आपूर्ति पूरी कर रहा है। राजस्थान ऊर्जा की आपूर्ति पूरी कर रहा है। हाँ, राजस्थान कुछ हद तक तो आपूर्ति जो है ऊर्जा की आपूर्ति पूरी कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा।
आई थिंक आपको काफ़ी क्वेश्चन पता लगा होगा। मेरे को मुझे जो आंसर आए, ठीक है, उनका आंसर मैंने दिया। इसके अलावा ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है कि अगर सबका आंसर मैं थोड़ा और डिस्क्राइब से बताती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय।